एक होती है हमारी हॉट बॉडी, ओके, ये हमारी हॉट बॉडी हो रही, और बच्चों ध्यान रखना ये हमारी कोल्ड बॉडी हो रही। बच्चों हमेशा याद रखना हॉट बॉडी जो होती है गर्म वस्तु उसका टेम्परेचर T1 होता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो हॉट बॉडी है अगर इसका टेम्परेचर T1 माना है तो 101% T1 का मान T2 से ज्यादा होगा। तो जब आप एक गर्म वस्तु को ठंडे वस्तु के कांटेक्ट में लाते हैं ना तो हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही? सर हीट ट्रांसफर हो रही हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। अरे बोलो, ठीक है आगे। तो बच्चों ये जो हीट का ट्रांसफर होता है ना सर, इस हीट के ट्रांसफर को फिजिक्स में हम कहते हैं कि हीट का ट्रांसफर 3 तरह से होता है। तो हीट ट्रांसफर के 3 तरह के मेथड होते हैं, है ना, ध्यान रखना। 3 तरह के मेथड में सबसे पहला जो मेथड होता है सर, उस मेथड को बोला जाता है कंडक्शन। बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं चालन। दूसरा जो हीट ट्रांसफर का मेथड होता है सर उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तीसरा जो हीट ट्रांसफर का मेथड होता है मेरे भाई वो होता है रेडिएशन। याद रखना कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर के ये 3 मेथड। अब ये जो शुरुआत वाला कंडक्शन होता है ना, चालन, है ना बच्चों, ये जो चालन वाला मेथड होता है सर, इसी चालन वाले मेथड को एक नियम के द्वारा समझाया जाता है मेरे भाई, और उसी नियम को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? फोरियर का नियम। कौन सा नियम? फोरियर का नियम। तो बच्चों ये जो फोरियर का नियम होता है ना, ये ध्यान रखना किसमें लागू होता है सर? ये कंडक्शन वाले मेथड में लागू होता है, कंडक्शन। अब कंडक्शन होता क्या है? तो कह देना जितना भी हीट ट्रांसफर सॉलिड बॉडी में होता है सर, ठोस वस्तु में होता है सर, वो सब हमारा किसके थ्रू समझा जाता है? कंडक्शन के द्वारा। अब आज के लेक्चर में मुझे आपको ये फोरियर के नियम को समझाना है कि फोरियर का नियम होता क्या है। चलो एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। जब दो पिंड जिनका तापमान अलग अलग होता है उनको आपस में जोड़ते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहां से कहां होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक होता है, ठीक है। और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। मतलब ये तब तक होगा जब तक कि T1 और T2 का मान बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब बराबर हो जाता है बच्चों, उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? सर उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ऊष्मीय संतुलन, थर्मल इक्विलिब्रियम बोला जाता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि ऊष्मीय हीट ट्रांसफर के लिए फोरियर का नियम होता क्या है। बच्चों आगे ये लीजिए, एक एक करके हम सारे समझे, जैसे कि फोरियर का नियम आज समझ लेते हैं, फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कल समझ लेंगे, ठीक है। बच्चों फोरियर का नियम सुनिए। फोरियर के नियम हमेशा ध्यान रखना किसी ठोस वस्तु में होता है। जैसे कि चित्र में देखो मैंने एक छड़ दिखाई है बच्चों, छड़ का एक सिरे का तापमान मैंने T1 मान लिया और छड़ के दूसरे सिरे का तापमान मैंने T2 मान लिया, है ना। और मैंने ये बोला है कि T1 का मान T2 के मान से ज्यादा है। बच्चों T1 का मान T2 के मान से क्या है? ज्यादा। मतलब अगर T1 ज्यादा है तो आप मुझे बताइए हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? तो कहना हीट का ट्रांसफर T1 से T2 की ओर होगा, क्योंकि T1 ज्यादा है ना। अब आ रही बच्चों ये जो रॉड आपने दिखाई है ना सर, इस रॉड की जो लंबाई है सर, इस छड़ की लंबाई को मैं अपनी तरफ से L बोल देता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर कि छड़ की लंबाई L है, ये L है ना। साथ साथ मैंने ये भी बोल दिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये एरिया है ना। तो बच्चों इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, इस क्षेत्रफल को मैंने कितनी तरह कह दिया सर? इसको 8 कह दिया। तो बच्चों फोरियर ने अपने नियम में ये बोला था कि जब किसी छड़ में हीट का ट्रांसफर होता है तो ध्यान रखना उसमें जो हीट फ्लो रेट होता है, बच्चों हीट फ्लो रेट की बात हो रही है। तो अगर किसी छड़ में हीट का ट्रांसफर होता है तो हीट फ्लो रेट, अब पहले इस बात को समझो सर, हीट फ्लो रेट क्या होता है? मैं आपको पहले बता दूं, जब हम हीट की बात करते हैं तो उसका मात्रक जूल होता है, लेकिन जब हीट फ्लो रेट की बात करते हैं तो जूल पर सेकंड होता है ना। तो हीट फ्लो रेट का मतलब होता है कि यहां पर बात जूल की नहीं हो रही, जूल पर सेकंड की हो रही, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इन्होंने ये बोला कि किसी क्षण में हीट फ्लो रेट क्यू, ध्यान रखिएगा, वो किसके समानुपाती होता है? कह देना वो उसके एरिया के समानुपाती होता है सर, वो उसके टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होता है, और बच्चों बीच की लंबाई सर L के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T डिवाइड बाई L। जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं मेरे भाई तो एक कांस्टेंट लगाना होता है, और वो कांस्टेंट होता है K। तो फाइनली फॉर्मूला बन जाता है Q बराबर KA डेल्टा T डिवाइड बाई L। KA डेल्टा T डिवाइड बाई L ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जो फॉर्मूला कह सकते हो फोरियर के नियम में पढ़ा जाता है ना। तो फोरियर के लिए हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला Q बराबर KA डेल्टा T डिवाइड बाई L। बच्चों ये जो Q है ना, Q सर, इस Q का मात्रक जूल पर सेकंड या वाट होगा। क्या होगा? वाट। Q का मात्रक वाट। लेकिन अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ सर, इसमें 2-3 चीजें आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये K क्या है? हरा। तो ध्यान रखना इस K को बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों ध्यान रखना इस K का नाम होता है थर्मल कंडक्टिविटी, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मीय चालकता गुणांक, है ना। तो ध्यान रखना हिंदी में मैंने बोल दिया है, आप लिख लीजिएगा ऊष्मीय चालकता गुणांक। बच्चों K का मात्रक बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों देखो Q का मात्रक वाट, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और नीचे L का मात्रक मीटर। तो जब K का मात्रक निकाला जाता है बच्चा तो K का मात्रक आता है वाट प्रति मीटर केल्विन। तो वाट पर मीटर केल्विन ये हमारे थर्मल कंडक्टिविटी KT यूनिट होती है ना। अब बच्चों K के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए किस धातु का, किस मटेरियल का K यानी ऊष्मीय चालकता गुणांक सबसे अधिक है। तो बच्चों ध्यान रखना ऊष्मीय चालकता गुणांक के मामले में सबसे ज्यादा होता है हीरा। हीरे का ध्यान रखना, देखो हीरा एक ऐसा कह सकते हो पदार्थ होता है जो ऊष्मा का कंडक्टर होता है लेकिन विद्युत का इंसुलेटर होता है, ठीक है। इसीलिए हीरे का जो आप कह सकते हो हीट ट्रांसफर गुणांक होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है, या यूं कहिए थर्मल कंडक्टिविटी होता है, वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हीरा ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का कुचालक। हीरे के बाद ध्यान रखना हमारा नाम आता है सिल्वर Ag के बाद नाम आता है बच्चों हमारा कॉपर का, कॉपर के बाद नाम आता है तुम्हारा Au का, Au के बाद नाम आता है तुम्हारा एल्यूमिनियम का। ओके, तो ये कह सकते हैं कि हमारे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का एक रिजल्ट है, जो रिजल्ट आप लोगों को याद करना है कि किसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट या थर्मल कंडक्टिविटी K का मान किसका ज्यादा होता है, किसका मान कम होता है। बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो रही ना? इतना। अब बच्चों यहां पर ना 2-3 टर्म और भी डिफाइंड होते हैं, वो टर्म भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सुनते रहिएगा। सबसे पहले देखो इस K के बारे में पूछा जाता है कि ये K सर, ये K
तापमान पे किस तरह से निर्भर करता है, सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए कैसे निर्भर करता है। सुनिए मैं आपको बताऊं, देखिए बच्चों जब भी कभी हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं यानी ठोस और द्रव की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान रखना ठोस और द्रव में है ना, एक और पॉइंट लिख लेते हैं गैस, दोनों लिख लेते हैं। हाँ सुनिए, तो बच्चों जब भी कभी क्वेश्चन आता है ना कि सर उष्मा चालकता गुणांक के ये तो ठोस द्रव और गैस तीनों का होगा क्योंकि तीनों भी ट्रांसफर हो सकता है, तो इधर एक क्वेश्चन आता है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए के का मान, जब आप बच्चों टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि इनके पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाती है। सर जब बीच की दूरी बढ़ जाती है तो ध्यान रखिएगा उसका जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो कम हो जाता है। तो सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से ऊष्मा चालकता गुणांक कम होता है, ध्यान रखिएगा। सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से ऊष्मा चालकता गुणांक कम होता है। लेकिन गैसों के बारे में सुन लीजिए, गैसों के बारे में जब भी कभी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो याद रखना उसका ऊष्मी चालकता गुणांक ज्यादा होता है, क्योंकि किसी कंटेनर में अगर गैस भरी है उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों के मॉलिक्यूल की हलचल बढ़ जाएगी, हलचल बढ़ जाएगी तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने से के का मान घटता है, लेकिन किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए। फिर गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से के का मान बढ़ता है। अच्छा यहां पर एक टर्म और डिफाइंड होता है बच्चों, एक टर्म और होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हीट फ्लक्स, है ना। सर ये वर्ड जो है आपको इंग्लिश में ही याद करना, हीट फ्लक्स क्या होता है। तो बच्चों हीट फ्लक्स होता है हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, मतलब ये जो Q बटे ए है ना, Q बटे ए हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, सर इसी को हीट फ्लक्स कहते हैं, है ना। अब वहां से अगर Q बटे ए निकाला जाएगा तो Q बटे ए कितना निकल के आएगा, सर Q बटे ए निकल के आएगा K डेल्टा T डिवाइड बाई L, क्या कर लो। तो हीट फ्लक्स हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया होता है, यानी Q बाई ए होता है, Q बाई ए को ही हीट फ्लक्स कहते हैं। सर हीट फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, ऊपर Q का मात्रक क्या वाट, नीचे एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर ये हमारा ध्यान रखिएगा हीट फ्लक्स का मात्रक है ना। चलो एक और टर्म आपसे पूछा जाता है, सर वो टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मी प्रतिरोध, ये सब टर्म आते हैं, है ना। अगला वाला जो टर्म मैंने बताया सर, अगला वाला टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। जब आप बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, बताइए क्या होता है, तो क्या ना थर्मल रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों ऊष्मी प्रतिरोध। सर ऊष्मी प्रतिरोध ध्यान रखना, इसको शो करते हैं हम लोग आरटीएस से, आरटीएच हमारा ऊष्मी प्रतिरोध होता है ना। जैसे आपने रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस पढ़ा ना, आर बराबर वोल्टेज अपॉन आई, है ना, पढ़ा। उसी तरह से थर्मल रेजिस्टेंस में ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और मेरे भाई नीचे हीट होता है, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, नीचे हीट होता है। सर ये हमारा कह सकते हो थर्मल रेजिस्टेंस है ना भाई। थर्मल रेजिस्टेंस जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस बटे धारा, या टेम्परेचर का डिफरेंस बटे हीट। अब आप चाहो तो डेल्टा टी बटे क्यू का मान यहां से निकाल सकते हो, डेल्टा टी डिवाइड बाई क्यू का मान निकाला जाएगा तो एल डिवाइड बाई के ए, एल डिवाइड बाई के ए, तो आप चाहो तो इसको एल डिवाइड बाई के ए कर सकते हो, है ना। अब आगे बच्चों इसका मात्रक भी बहुत पूछा जाता है बच्चों, देखो थर्मल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस बटे हीट, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन और हीट का मात्रक वाट, तो केल्विन प्रति वाट, सर केल्विन प्रति वाट ये हमारे ध्यान रखना थर्मल रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ना। तो बच्चों ये जो मैंने आपको स्लाइड बनाई ना, इस स्लाइड से पिछली बार बहुत सारे सवाल पूछे रहे थे, और यकीन ना हो तो मैंने ये सारे के सारे पेपर का मतलब हो गया कि CBT 1 और CBT 2 के सारे पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखे हैं, और ये क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, और वो टेलीग्राम चैनल का नाम है माई पाठशाला पीडीएफ। तो माई पाठशाला पीडीएफ में मैंने सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखा। ओके तो आप देखते हैं भाई इसे क्वेश्चन कैसे बने थे, कैसे बनते हैं, है ना। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन की, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए,